Hello friends, how are you? I am Madhav Sharma, your physics faculty, and welcome you to the video lecture of Pioneer School Patan. Today we are going to discuss the chapter 6th topic, that is collision. Okay, collision topic हम discuss करने वाले हैं और इंग्लिश वर्ड कोलिजन का मीनिंग है कि जब भी कोई दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आवे, ओके, व्हेन द टू बॉडी इज इन कांटेक्ट विद ईच अदर, चाहे वो फिजिकली कांटेक्ट में आती है या एक दूसरे को टच नहीं भी कर पाती है, अगर इस इंटरएक्शन की वजह से उनका स्पीड चेंज हो जाता है, उनका पाथ चेंज हो जाता है विदाउट चेंजिंग द स्पीड, इफ द पाथ चेंजेस, if the velocity or speed changes, then this is known as collision. ठीक है, the interaction between two bodies due to which their velocity or path changes is called collision. Okay guys, so collision basically कभी बॉडी के जैसे आपने कंचे खेले होंगे बचपन में, ओके, तो जो ग्लास के कंचे होते हैं वो एक दूसरे को कोलाइड करते हैं और उनमें से कुछ हल्की सी आवाज़ भी आती है, लेकिन वो एक दूसरे की वेलोसिटी, जैसे वो एक कंचा पड़ा हुआ उसको आपने मारा तो वो उसकी स्पीड कम हो जाती है और दूसरे वाले की तेज़ हो जाती है, ओके, दूसरे वाले की स्पीड इंक्रीज़ हुई, पहले की डिक्रीज़ हुई, ओके। बहुत सारे कंचे पड़े हुए तो वो जाया, उनको सबको उसने जब कोलाइड किया तो सबकी अलग अलग डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गई, तो ये कोलिजन इन टू डायरेक्शन हो गया। और अभी जो अपन अगर दो बॉडी के बीच का कोलिजन है तो वो स्ट्रेट लाइन वाला यानी कि वन डायमेंशन कोलिजन कहलाता है। ओके, समझ में आ गई बात। अगर दोनों कोलिजन के बाद एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वन डायमेंशनल कोलिजन, और अगर अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रही है तो टू डायमेंशनल कोलिजन। ओके, सो द इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज ड्यू टू विच दियर वेलोसिटी और पाथ चेंजेस इज कॉल्ड कोलिजन। उनका वेलोसिटी चेंज हो जाए या पाथ चेंज हो जाए तो क्या कहलाएगा? कोलिजन कहलाएगा। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ कोलिजन, दो तरह के कोलिजन होते हैं और उन दोनों कोलिजन में केवल जो डिफरेंस है वो एनर्जी और मोमेंटम के हिसाब से रहेगा। ओके, अगर कोई बॉडी का कोलिजन, अभी टू बॉडी की बात करें, दो बॉडी इस तरीके से कोलाइड हो कि उनका मोमेंटम कंजर्व्ड रहे और उनकी काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी नहीं, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड रहे, तो वो आपका इलास्टिक कोलिजन कहलाता है। क्या कहलाता है? द फर्स्ट टाइप ऑफ कोलिजन इज इलास्टिक कोलिजन। ओके, द कोलिजन, टक्कर, एक वर्ड समझ लिया आप लोग, कोलिजन का सीधा सा मीनिंग हम क्या ले लेते हैं? टक्कर। लेकिन आप रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस पर कोलाइड होते हैं और उसमें अल्फा पार्टिकल में वो न्यूक्लियस के टच बिना हुए ही क्या हो जाते हैं? डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो हमेशा कोलिजन में दोनों बॉडी का कांटेक्ट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो उस फोर्स के इन्फ्लुएंस की वजह से भी उसकी वेलोसिटी या पाथ चेंज हो सकता है। ओके, तो व्हेन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी are conserved in collision of two bodies, then it is known as when momentum and kinetic energy are conserved in collision। देखिए, टू बॉडी का ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है, ठीक है, दो से ज़्यादा बॉडी के बीच में भी हो सकता है कोलिजन, देन इट इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन।
इलास्टिक कोलिजन जब भी होगा तो उसकी कंजर्वेशन, मोमेंटम का भी कंजर्वेशन रहेगा, यानी कि कोलिजन के पहले का मोमेंटम इज इक्वल टू कोलिजन के बाद का मोमेंटम, और अगर वन डायमेंशनल कोलिजन है तो ओके, या कोलिजन के पहले मोमेंटम का वेक्टर सम इज इक्वल टू बाद के मोमेंटम का वेक्टर सम, और काइनेटिक एनर्जी भी इक्वल रहेगी, पर काइनेटिक एनर्जी डायरेक्शन पे डिफरेंस डिपेंड नहीं करेगी। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके अंदर होता क्या है इलास्टिक कोलिजन में। तो इन इलास्टिक कोलिजन में फर्स्ट थिंग तो मोमेंटम कंजर्व्ड, ठीक है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड। ओके, सेकंड थिंग काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड। ओके, थर्ड थिंग टोटल एनर्जी भी कंजर्व्ड। लास्ट, जो फोर्सेस एक्टिंग आर कंजर्वेटिव, जो फोर्सेस एक्ट कर रहे वो कंजर्वेटिव है, मतलब जैसे फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा उसमें, ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है। ओके, जो फोर्सेस पाथ पे डिपेंड नहीं करे ऐसे फोर्सेस रहते हैं। ओके, और लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड, टोटल एनर्जी कंजर्व्ड, और फोर्सेस एक्टिंग आर कंजर्वेटिव। ओके, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका कि किसी भी दो ग्लास बॉल की कोलिजन। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, कोलिजन ऑफ टू ग्लास बॉल्स। ऐसे में क्या है, आवाज़ नहीं आए तब की बात है। ओके, विच डू नॉट प्रोड्यूसेस साउंड, अगर साउंड प्रोड्यूस नहीं करे तभी उस कोलिजन को अपन इलास्टिक कोलिजन कहेंगे। ओके गाइस, नाउ नेक्स्ट क्या है, इसके अंदर कोई भी साउंड क्रिएट नहीं होगा। क्या क्रिएट नहीं होगा इस वाले में, नो साउंड प्रोड्यूस, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड मीन्स एनर्जी किसी और फॉर्म में ट्रांसफर नहीं होगी। ओके, सेकंड क्या है, इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, इसके अंदर एक पॉइंट और ऐड कर रहा हूँ इलास्टिक में कि एनर्जी इज नॉट ट्रांसफर्ड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसी और फॉर्म में ट्रांसफर नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट है इन इलास्टिक कोलिजन, व्हेन मोमेंटम इज कंजर्व्ड बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड इन अ कोलिजन, देन इट इज कॉल्ड इन इलास्टिक कोलिजन। ओके, व्हेन मोमेंटम इज कंजर्व्ड but kinetic energy is not conserved in the collision, then it is called inelastic collision। तब इसको inelastic collision कहते हैं। ओके, गॉट इट गाइस। नाउ इसके लिए क्या है, जैसे कि बस और ट्रक की जो कोलिजन होती है उसमें कुछ थोड़ा सा तो साउंड होता है। ओके, और कुछ लाइट भी निकल सकती है, स्पार्किंग भी हो सकती है। तो ऐसे जिनमें एनर्जी किसी और फॉर्म में भी ट्रांसफ़र हो जाती है उनको अपन इन इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। तो इन इलास्टिक कोलिजन
देखिए 4 इलास्टिक कोलिजन कर देते हैं, नहीं तो ये इस टॉपिक में काउंट ना हो जाए। तो इन इलास्टिक कोलिजन इन्वॉल्व्स, क्या क्या होता है इसमें? फर्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। सेकंड, कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी तो कंजर्व्ड रहेगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी इसमें, इन इलास्टिक कोलिजन में। और कुछ 2-3 चीज़ें और इसमें ऐड हो रही है कि फोर्स ऑल और सम ऑफ द फोर्सेस आर नॉन कंजर्वेटिव, कुछ या सभी फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव होंगे, तब जाकर के वो इन इलास्टिक कोलिजन होगा। और नेक्स्ट है जो लास्ट, अपन ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो की पॉइंट है याद रखने वाला वो ये है कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, ठीक है, मोमेंटम कंजर्व रहता है। ओके गाइस, नाउ अब जो एग्जाम्पल है, अगर इसका अपन एग्जाम्पल काउंट करें तो किसी भी एक्सीडेंट में जो जितने भी कोलिजन होते हैं हमारी लाइफ में, उसमें से आवाज़ आती ही आती है। ओके, तो जैसे आप ये कह दो कि ब्लास्टिंग ऑफ अ क्रैकर, एग्जाम्पल इसका ले रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल, पटाखा फूटता है तो उसमें क्या आती है? आवाज़ आती है। तो ब्लास्टिंग ऑफ क्रैकर, जो क्रैकर्स फूटते हैं, पटाखे फूटते हैं या जो बम फोड़ते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है? ब्लास्ट में आवाज़ आती है। तो जो पार्टिकल्स है वो कोलाइड तो हुए आपस में, लेकिन कुछ साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, कुछ काइनेटिक एनर्जी उसमें ट्रांसफ़र हो जाती है। ओके, ये है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 2 टाइप्स ऑफ कोलिजन हमने पढ़े हैं, और अब मैथमेटिकली इनको हमको 1 by 1 पढ़ना है। ओके गाइज, तो आई होप ये समझ में आया होगा। और ये प्रॉपरली अगर विजिबल नहीं है तो थोड़ा सा मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, एक्सटेंड कर रहा हूँ इधर। अब आपका जो एक इसमें और एडिशनल पॉइंट है वो है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। क्या है? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। वो क्या है मैं बताता हूँ आपको। तो इन इलास्टिक का ही जो टाइप है वो है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ओके, इसको आपने लिख लिया होगा, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। यस, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। क्या होता है ये? इन इलास्टिक कोलिजन का ही एक स्पेशल केस है, जिसमें अगर दो बॉडी का इन इलास्टिक कोलिजन हो, यानी कि मोमेंटम कंजर्व और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, तब उसमें अगर दो बॉडी कोलिजन के बाद
सेम वेलोसिटी से मूव करने लग जाए, कैसे, सेम वेलोसिटी से मूव करने लग जाए, तो उसको हम कहेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। वापस से सुने आप लोग कि इफ आफ्टर कोलिजन, आफ्टर इनइलास्टिक कोलिजन, इफ टू बॉडीज स्टिक टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ चिपक जाती है और सेम वेलोसिटी से मूव करने लगती है, तो वो इनइलास्टिक कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कहलाता है। यानी कि जैसे हम किसी लकड़ी के टुकड़े में बंदूक की गोली मारें, तो बंदूक की गोली उसके अंदर फंस गई और दोनों एक साथ चल रहे हैं, तो इस तरह का कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कहलाता है। द इनइलास्टिक कोलिजन in which two bodies stick to each other after collision and moves with same velocity। ठीक है, दोनों बॉडी एक दूसरे के साथ क्या हो जाती है, स्टिक कर लेती है, चिपक जाती है, एंड मूव्स विद सेम वेलोसिटी, देन इट इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, सब कुछ प्रॉपर्टीज इसकी वही है। लाइक एग्जाम्पल, bullet fired to a wooden block, जो वुडन ब्लॉक को एक बुलेट फायर किया गया, ठीक है, स्टिक टू इट एंड मूव्स फर्दर। मतलब कि अगर एक वुड के ब्लॉक में हमने बुलेट फायर किया और वो उसमें चिपक के साथ में मूव करने लग जाए, तो वो किसका एग्जांपल होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का। मैथमेटिकल एनालिसिस का अपन बाद में लेंगे। ओके, सो अब अपन इसका जो एक फॉर्मूला चलता है इन तीनों चीज़ों को डिफाइन करने के लिए, जिसको अपन कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। उसके बारे में बात कर लेते हैं कि जब भी कोई कोलिजन होगा तो उस कोलिजन में एक कोफिशिएंट डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, जिस कोलिजन के कोफिशिएंट की वैल्यू से डिसाइड होगा कि वो किस तरह का कोलिजन है। ओके, समझ रहे आप लोग। ये न्यूटन ने दिया था। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोलिजन के लिए एक कोफिशिएंट है जो वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन और वेलोसिटी आफ्टर बिफोर कोलिजन का डिफरेंस का रेशियो है। सो ये एक कोफिशिएंट है, इट इज द रेशियो विच डिफाइंस द restitution of collision। Okay, it is the ratio which defines the restitution of collision। Okay, जो कोलिजन के रेस्टिट्यूशन की डिग्री को दिखाता है। इट इज़ द रेशियो विच गिव्स द डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कोलिजन, विच डिफाइंस द डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कोलिजन। ओके, मतलब ये बात अगर आपको नहीं भी समझ में आती है तो ये समझ लें कि ये केवल एक रेशियो है जो कोलिजन को डिफाइन करता है। ओके, और अब इस बात को दूसरे तरीके से लिख रहा हूँ मैं आपको कि और इट इज़ द रेशियो ऑफ
मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर collision to the magnitude of relative velocity before collision। ये बात ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको। और कोई सी भी एक याद रख ले कि इट इज़ द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन टू द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। ओके, तो समझे अगर आप लोग कि कोई बॉडी कोलाइड हो रही है, इसकी वेलोसिटी कितनी u1 और मास कितना है इसका m1। ओके, और इसकी वेलोसिटी है u2 और मास कितना है m2। ये तो है बिफोर, जैसा आपने पढ़ा है पहले। और आफ्टर सपोज दैट इसके बाद इसका जो वेलोसिटी है वो कितना है v1, मास है m1, इसका वेलोसिटी m2, इसका मास है v2। तो इट इज़ द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन टू द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। तो इसको किससे डिनोट करते हैं? ई से। इट इज़ डिनोटेड बाय ई। ओके, ई से डिनोट करेंगे। अब बात आ जाती है इसके केस पे। तो फॉर्मूला क्या है? E इज इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, जहाँ से वो कोलाइड होके अलग हो, डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। पास में आने की, ठीक है। अब E इज इक्वल्स टू, देखिए रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बोला है। क्या वर्ड बोला है? मैग्नीट्यूड मीन्स v1 माइनस v2 डिवाइड बाय u1 माइनस u2। अगर आप केवल इस वैल्यू में इंटरेस्ट रख रहे हैं तो दोनों का टक्कर के बाद का डिफरेंस डिवाइड बाय टक्कर के पहले का डिफरेंस। लेकिन इसको अगर मैग्नीट्यूड हटा दूंगा तो E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ v1 माइनस v2 डिवाइड बाय u1 माइनस u2। ओके, ये भी हो सकता है। और इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि E इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1, दूसरी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होगी और पहली बॉडी की डिक्रीज होगी। ओके, डिवाइड बाय u1 माइनस u2। आप जैसे चाहें वैसे इसको निकालें, लेकिन आंसर में नेगेटिव नहीं लावें। ओके, समझ में आ गई बात? आंसर नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि ये डिफरेंस क्या होगा? नेगेटिव, तो नेगेटिव से नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ये याद रखें कि v2 माइनस v1 डिवाइड बाई u1 माइनस u2। ओके, ये आपका क्या है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ओके, इस केस के आधार पे मैंने बताया तो पहले की वेलोसिटी क्या है? u1 माइनस u2 और बाद की क्या है? v1 माइनस v2। दोनों में से जो भी नेगेटिव आता है उसको नेगेटिव नहीं लेवे आप। तो ये मैग्नीट्यूड लेके मैंने रेशियो कर दिया। ओके, नाउ अब नेचर की बात करते हैं। नेचर कैसा? तो ये आप विशेष तौर से नोट करें कि इफ अगर E इक्वल्स टू 1 है, अगर इनका रेशियो यानी कि बाद का चेंज का रेशियो पहले के चेंज के रेशियो से क्या है? 1 है, यानी कि उनमें कोई चेंज नहीं आया, तो इसको बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, बराबर? ओके गाइस, ये फॉर्मूला मैं इसके आगे पुट कर रहा हूँ ताकि स्पेस बन जाए। ये क्या कहलाएगा आपका? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इक्वल्स टू v2 माइनस v1 डिवाइड बाई u1 माइनस u2। डब्बा बना दिया मैंने इसको, कोई सा भी फॉर्मूला आप याद कर लें। ये कौन सा कोलिजन है? इफ़ E इज इक्वल्स टू 1 तो इसको बोला परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। अगर E क्या है आपका? 0 है तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन। और अगर E इसके बीच में है, किसके? 0 से 1 के बीच में, तो E ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1, तो क्या होगा? ये इन इलास्टिक कोलिजन। कौन सा होगा? इन इलास्टिक कोलिजन।
ओके, ये अलग अलग केसेस हैं जो मैंने आपको दिया। ई जब होगा 1 तो परफेक्टली इलास्टिक, जो हमको वन डायमेंशनल कोलिजन में पढ़ना है। ई इक्वल्स टू 0 है तो परफेक्टली इन इलास्टिक, इसको भी मैथमेटिकली पढ़ेंगे। और इन इलास्टिक कोलिजन अगर है नॉर्मल तो ये ई की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगी। तो आप ई की डिफरेंट वैल्यू निकाल के आप कोलिजन का टाइप बता सकते हैं। और लास्ट आप ध्यान से देखें कि इफ़ ई ग्रेटर देन 1, यानी कि ई की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो इसको बोलेंगे सुपर इलास्टिक कोलिजन। जो आपकी बुक्स में नहीं होगा, सुपर इलास्टिक कोलिजन बोलेंगे इसको। क्यों? इसमें क्या होगी, बॉडी की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगी, नहीं कि बाहर से कोई एक एक्सटर्नल फोर्स लगेगा एडिशनल, जो कोलिजन से पहले की रिलेटिव वेलोसिटी थी उसको इंक्रीज कर देगा। ओके, अब ध्यान देंगे मोमेंटम। तो हम देखिए इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है परफेक्टली इलास्टिक में कंजर्व रहती है, परफेक्टली इन इलास्टिक और इन दोनों में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। और सुपर इलास्टिक होता है उसमें भी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, क्योंकि बाहर से एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी ऐड होती है। ओके, इसमें काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है, इसमें काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज मतलब बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है, और इसमें काइनेटिक एनर्जी केवल डिक्रीज होती है, और उसमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। ओके, यानी कि एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी ऐड हो जाती है। ये जो था वो किसके बारे में है बात, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बेस पे आप किसी कोलिजन का टाइप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके गाइस, तो दिस वाज ऑल अबाउट द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ द कोलिजन। थ्योरेटिकल पार्ट पे था, अब हम 1 बाय 1 कोलिजन को एनालाइज करेंगे। ओके, सो नाउ वी विल प्रोसीड टू दी वन डायमेंशनल कोलिजन, वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। क्या लेंगे हम लोग, वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। सपोज दैट हमारे पास कोई बॉडी, अभी जो ये केस लिया था वैसे ही, कि दो बॉडी है जिनका अपना अपना मास m1 और m2 है। वो कोलिजन से पहले u1 और u2 वेलोसिटी से मूव कर रही है। ओके, और कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटी v1 और v2 हो जाती है। तो क्या टॉपिक है हमारा कि उनका वन डायमेंशनल कोलिजन है, यानी कि जिस तरीके से जिस डायरेक्शन में वो कोलिजन से पहले थी उसी डायरेक्शन में कोलिजन के बाद भी मूव कर रही है। ओके, तो वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। ओके, थ्योरी है, पहले थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा करेंगे और उसके बाद आप लोग उसको समझेंगे कि सपोज दैट एक बॉडी है जिसका मास m1 है, उसकी वेलोसिटी u1, दूसरी बॉडी जिसका मास m2, उसकी वेलोसिटी u2। ये क्या था, बिफोर कोलिजन से पहले, बिफोर कोलिजन। और इन दोनों बॉडी के कोलिजन के बाद ये जब इंटरेक्ट करेंगे तो उसके बाद इसका वेलोसिटी v1 हो गया और इसका वेलोसिटी क्या हो गया, v2। ठीक है, ये क्या था, आफ्टर कोलिजन। अब आप बताएंगे कि इस केस में इन दोनों बॉडी का कोलिजन तभी हो सकता है जब u1 क्या हो, u2 से बड़ा हो। ठीक है, समझ में आ गई बात, मास में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, यस। तो क्योंकि ये कौन सा कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है, तो इसमें मोमेंटम भी कंजर्व्ड है और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड है। ओके गाइस, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। ओके, सो बाय द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम कंजर्व्ड है, इस हिसाब से मैंने कहा कि m1 u1 प्लस m2 u2, यानी कि ये कोलिजन के पहले का मोमेंटम इज इक्वल्स टू कोलिजन के बाद का मोमेंटम। ओके, तो इस चीज़ को अगर मैं चेंज करता हूँ तो 1 1 एक तरफ ले लेते हैं, m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2 माइनस m2 u2। ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन से लाइक दिस कि
M1 कॉमन ले लेंगे, ओके, M1 कॉमन, और U1 माइनस V1 इज इक्वल टू M2 कॉमन, V2 माइनस U2. सो दिस विल गिव अस दिस वैल्यू, ओके. ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ओके. इसको भी हम यूज़ तो करेंगे, लेकिन एक बार मैंने इसको मार्क कर दिया कि U1 माइनस V1 इज इक्वल टू, इसको M1 से मल्टीप्लाई किया, इसको M2 से किया, कॉमन लेके. नाउ अब हमने बोला बाय द कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बाय द कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड रहती है. तो हम ये कह सकते हैं कि हाफ M1 U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर. ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा कि हमने सबका केवल क्या फॉर्मूला लगाया, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाया. हाफ से हाफ कैंसिल हो गया कॉमन लेके दोनों का, तो फॉर्मूला वही 1 1 वालों को एक तरफ, M1 U1 का स्क्वायर माइनस M1 V1 का स्क्वायर, M2 V2 का स्क्वायर माइनस M2 U2 का स्क्वायर. ध्यान से देखेंगे तो आपको वही कॉन्सेप्ट चला रहे कि 1 1 वाले एक तरफ और 2 2 वाले एक तरफ. सो M1 कॉमन U1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ध्यान से थोड़ा सा, ओके. और M2 कॉमन V2 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर, ओके. U और V को थोड़ा सा केयरफुली लिखेंगे. अब ये कौन सा फॉर्मूला है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. थोड़ा इसको आगे एक्सटेंड किया, U1 प्लस V1, U1 माइनस V1, A प्लस B और A माइनस B. M2 क्या हो गया, V2 प्लस U2, V2 माइनस U2. ये हमारा जो हो गया वो इक्वेशन क्या हो गया, 2 हो गया, ओके. नाउ थोड़ा सा मैं यहाँ पे एडिशनल ले रहा हूँ, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल रहा हूँ, इसको 2 बोल रहा हूँ, और इसको क्या बोल रहा हूँ, 3, ओके. तो इक्वेशन 3 में इक्वेशन 2 का अगर मैं डिवाइड कर दूँ, मुझे क्या चाहिए, वेलोसिटीज़ चाहिए कि बाद में वेलोसिटीज़ क्या है, ओके. तो मैं पहले ऐसा कुछ करूं कि मेरे पास U और V ही रहे, तो मैंने इन दोनों को डिवाइड किया, किसको किसको, इस इक्वेशन में इसको. तो M1 U1 प्लस V1 U1 माइनस V1 डिवाइड बाय M1 U1 माइनस V1. मैंने इस वाले को इसमें डिवाइड किया और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में डिवाइड किया, ओके गाइस. सो नाउ अब आप देखेंगे कि M2 से M2 क्या हो गया, कैंसिल, और M1 से M1 क्या हो गया, कैंसिल, ओके. और U1 माइनस V1 से U1 माइनस V1, ये वाला कैंसिल. आपके पास आंसर आया U1 प्लस V1 इज इक्वल टू V2 प्लस U2, ओके गाइस. सो यहाँ से अगर आप V1 बचाएंगे तो आपके पास आया V2 प्लस U2 माइनस U1. ये इक्वेशन क्या हो गया, 4th हो गया, ओके गाइस. अब आपके पास एक घर के लिए एक्सरसाइज है कि इस पार्ट को इक्वेशन 1 में पुट करें और V1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास. तो मैं करता हूँ, पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है, मतलब फ्रॉम इक्वेशन 4 से मैं V1 की वैल्यू वहाँ पुट करता हूँ. क्या आएगा मेरे पास, देखिए इधर कोई चेंज नहीं, M1 U1 प्लस M2 U2, कोई चेंज नहीं इसमें. M1 V1 की जगह ये पूरा रखना है, ओके. ये वाली जो वैल्यूज है V1 की जगह प्लस M2 V2, ओके गाइस. सो देखेंगे इस तरफ कोई चेंज नहीं है, M1 U1 प्लस M2 U2, M1 V2 प्लस M1 U2 माइनस M1 U1 प्लस M2 V2. मेरे पास जो V2 वाली टर्म्स है मैं उनको एक तरफ रख लेता हूँ और बाकी सबको इधर भेजता हूँ. तो ये देखिए माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा. ये वाली वैल्यू इसमें प्लस होगी, थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा. और ये वाली वैल्यू और इस वैल्यू में U2 कॉमन है, ओके. तो मैं अप्रॉक्सीमेटली आंसर तक पहुँचने वाला हूँ, आप ध्यान से देखेंगे.
ओके, क्या है हमारे पास, तो देखिए m1 प्लस m2 v2, m1 प्लस m2 कॉमन क्या रह गया इस तरफ v2, केवल मैंने इस तरफ ये चीज़ रखी v2 वाली टर्म्स, ओके, और बाकी सबको इधर भेज दिया, तो ये मेरे पास हो गया 2m1u1, ओके, प्लस ये दोनों u1 वाले टर्म्स ऐड हो गई, तो 2m1u1 और m2u2 माइनस m1u2, ओके, तो ये मैं लिख सकता हूँ, इसको थोड़ा सा वापस क्लियर करके मार्क कर रहा हूँ कि m1 प्लस m2 कॉमन क्या आ गया v2 इज इक्वल टू 2m1u1 प्लस m2 माइनस m1 कॉमन क्या ले लेवे u2, ओके, सो आपका फाइनल आंसर आ रहा v2 इज इक्वल टू 2m1u1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय u2, ये आपका आंसर आ रहा है। इस वाली टर्म को जब मैंने इसमें डिवाइड किया तो इस वाले के नीचे भी m1 प्लस m2 आ गया और इस वाली टर्म के नीचे भी m1 प्लस m2 आ गया। दिस इज़ द वे हाउ यू गेट द आंसर, ओके। और अब क्योंकि ये मैंने आपको दिया था कि घर पे एक्सरसाइज में करें और मैंने यहाँ कर दिया, तो दूसरा पार्ट आपको खुद को करना है कि इस v2 की वैल्यू को चाहे तो आप इक्वेशन 4 में रिप्लेस करके आंसर निकालें, चाहे आप यहाँ पर v2 जैसे ये v1 बनाया ना वैसे आप v2 बनाते तो आपका आंसर आता v1 माइनस u2 प्लस u1 इज इक्वल टू v2 आता, और फिर इक्वेशन इसमें v2 की जगह पुट करें तब भी आपको v1 मिल जाएगा। तो वो क्या होगा मैं डायरेक्ट लिख रखा हूँ, सिमिलरली v1 इज इक्वल टू 2m2u2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाई u1। ये आपको किसका फॉर्मूला मिल गया, v1 का फॉर्मूला मिल गया, ओके। कुछ नहीं, आपको 1 को 2 और 2 को 1 बना के आंसर लिखना था, ओके गाइस। तो ये आपको दोनों आंसर मिले हैं किसके, v1 और v2 के, जो आपको वन डायमेंशनल कोलिजन में डायरेक्ट याद रखेंगे अगर आप तो बहुत हेल्प करेंगे, ओके गाइस। एक बार आप पूरी प्रोसेस को समझने की कोशिश करें। एक बार अगर आप पूरी प्रोसेस समझ गए तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, देखिए दोनों का डिफरेंस है, m2 माइनस m1 है, यहाँ m1 माइनस m2 है, v1 है तो यहाँ पे u1 है, v2 है तो यहाँ u2 है, ओके। डिफरेंस डिवाइड बाय सम, डिफरेंस डिवाइड बाय सम, और यहाँ क्या है 2m1u1 डिवाइड बाय टोटल सम ऑफ मास, 2m2u2 डिवाइड बाय टोटल सम ऑफ मास, यानी कि यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, ऐसा आपका है। जैसा आप सिस्टम से याद करना चाहे वैसे कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपके लिए इसका समरी ले रहा हूँ कि हमने सबसे पहले जो हम कोलिजन का कंसेप्ट लेते हैं कि दो बॉडी कोलाइड हो तो वेलोसिटी u से क्या हो जाती है, v हो जाती है, m1 m2 मास, m1 m2 मास। एक लगाया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसको 1 1 और 2 2 में कन्वर्ट कर दिया, और एक लगाया हमने काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, तो 1 1 और 2 2 में कन्वर्ट कर दिया, a² माइनस b² लगाया, ध्यान रखेंगे आप। इन दोनों को डिवाइड किया तो उससे हमारा m एलिमिनेट हो गया और v की वैल्यू ऐसे आ गई v1 की, या आप चाहे तो v2 की वैल्यू इस तरफ से निकाल सकते थे। v1 रखेंगे तो आंसर v2 का आ जाएगा, v2 रखेंगे तो आंसर v1 का आ जाएगा, ओके। तो ये मैंने पुट किया फिर से इक्वेशन फर्स्ट में और वो आ गया। अगर मैं इसकी जगह v2 इज इक्वल टू v1 माइनस u2 प्लस u1 रखता हूँ तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो v1 का आंसर आ जाएगा, ये वाला, ओके गाइस। इस पूरे को रीड आउट करें, नोट आउट करें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, एंजॉय योर सेल्फ। अब क्वेश्चन करेंगे अगले लेक्चर में इस पर।